दोस्तों, रवीश कुमार एक ईमानदार और साहसी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका एक अपना दर्शक वर्ग है जो इन्हें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। रवीश कुमार अति संवेदनशील, मृदुभाषी और शालीनता के साथ खबरें पढ़ने वाले एंकर रहे हैं, मगर इनकी तहरीरों में जो नस्तर छुपा हुआ होता है वो बहुत गहरा वार करता है। एनडीटीवी में काम करने के दिनों में ही इन्होंने यूट्यूब पर भी अपना चैनल बना लिया था, रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल के नाम से, जिसके सब्सक्राइबर पिछले दिनों लगभग 8 लाख थे। मगर इन्होंने जिस दिन एनडीटीवी छोड़ने की घोषणा की और यूट्यूब की तरफ अपना रुख करने की बात कही थी, अभी 4 दिन ही बीते होंगे कि इनके सब्सक्राइबर की संख्या 25 लाख से अधिक हो गई है, यानी पहले से 3 गुना। मैं समझता हूं कि रवीश कुमार अगर लोकप्रियता का विश्व रिकॉर्ड कायम करते हैं तो इनके व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों को गहरी चोट लगेगी, मगर ये ईर्ष्या करने के बजाय गहन चिंतन और मंथन करने का मुकाम है। एक पत्रकार के लिए सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं होता, ईमानदारी के साथ साथ साहसी और निर्भीक होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। अगर आप अपने एक गाल में शहद और एक गाल में गुड़ भर कर भी अगर सच बोलेंगे तो इसकी कड़ुआहट को कम नहीं किया जा सकता। और एक पत्रकार का सच या झूठ बोलना सीधा शासन से ताल्लुक़ रखता है। पत्रकार के सवालों की जवाबदेही जब सत्ता से होती है तो ये मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। और पत्रकार का सवाल कोई ज़ाती सवाल नहीं होता, ये जनता का नुमाइंदा होता है, ये जनता की तरफ से ये सवाल पूछता है। जब मैं सन 1987 में पत्रकारिता के क्षेत्र में नया आया था तो उस वक्त ये बात बहुत मशहूर थी कि इंग्लैंड का एक समाचार पत्र है द ऑब्जर्वर, जिससे वहाँ की सरकार थर-थर कांपती है। वहाँ ऐसा इसलिए होता था कि अधिकांश पश्चिमी देश लोकतंत्र के हमेशा से हिमायती रहे हैं। वहाँ तानाशाही नहीं है। जिस देश में कानून का राज होगा वहाँ की सरकारें ईमानदार पत्रकारों से डरेंगी, और जहाँ तानाशाही होगी वहाँ उल्टे पत्रकारों को ही डराया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी तक आप राष्ट्र के नाम संदेश सुना करते थे। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए, सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेठ की बात भी शुरू कर सकते हैं। संडे के दिन आज़ादी के आंदोलन के समय भारत के कई सेठों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया, इसलिए कि भारत आज़ाद हो और लोकतंत्र कायम हो। अब उसी आज़ाद भारत में कुछ सेठ ऐसे हैं जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। इसलिए सेठ के नाम संदेश जारी कर रहा हूं। कारोबार बहुत साफ है मेरी समझ में कि देश और समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारे देश के सेठों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर सेठ को आप उसी एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे सेठ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, उस उत्पाद को लेकर दुनिया में विश्वास हासिल करते हैं, दूसरे अच्छे उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज और देश को देते हैं। मगर 2-4 सेठ ऐसे होते हैं जो राजनीति के बेहद खास होते हैं। उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है, जंगल से लेकर बंदरगाह, आसमान से लेकर जमीन तक का। ऐसा लगता है कि बाकी किसी सेठ को बिजनेस करना नहीं आता है। ऐसे सेठ का सारा कारोबार आप देखेंगे कि सरकार की संपत्ति के आसपास घूमता है।
इस तरह के सेठ का मूल्यांकन आपको अलग से करना चाहिए। सभी को सभी में मत मिलाइए। यह उन सेठों की तरह नहीं है जो गली नुक्कड़ पर गर्मी सर्दी बरसात में हड्डियां गलाते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसे ही दो चार सेठों के लिए यह सेठ के नाम संदेश है। इनका बिजनेस सरकार की गोद में बैठकर होता है, इसलिए इन्हें आप गोदी सेठ कह सकते हैं। जैसे गोदी मीडिया होता है, वैसे ही भारत में गोदी सेठ आ गए हैं। दोस्तों, मिलता हूं अगले क्लिप में। जय हिंद।